प्रोग्राम हेल्थ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाजरीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे वो है गिल्लड़ की बीमारी। ये बीमारी पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन होती जा रही है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली शाह साहब, जो कि जनरल सर्जन हैं बाय प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये गिल्लड़ की बीमारी होती क्या है? अच्छा, गिल्लड़ जो है ये बेसिकली हमारे जो नेक गर्दन होती है उसके सामने एक ये सामने वाली जगह में एक गदूद होता है, उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं अंग्रेजी में। ये जब बढ़ जाता है तो इसको हम गिल्लड़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, गिल्लड़ की जो बीमारी है इसकी अलामात क्या होती हैं? कैसे एक इंसान को पता चलेगा इनिशियल स्टेज में, शुरू की स्टेज में, कि उसको वो इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है? इसका ये है कि गिल्लड़ की बीमारियों में 3 डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हो सकते हैं, 3 मुख्तलिफ किस्म के वो हो सकते हैं। एक तो ये मरीज़ हो सकता है जिसको हम सिंपल गाइटर कहते हैं या आम गिल्लड़ आप उसको बोलें उर्दू में। वो ये है कि मरीज़ का जो गदूद है वो काम सही कर रहा है, लेकिन उसको आयोडीन कम मिल रही है, तो वो उस अपने जिस्म की ज़रूरत पूरे करने के लिए वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन वो हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन वो नॉर्मल मिकदार में बना रहा है, ठीक है। ऐसे मरीज़ों को जो कोई सिम्टम्स तो नहीं होते, एक्चुअली इलामतों में ये होता है कि एक इलामत होती है जो डॉक्टर अपना मरीज़ खुद महसूस करता है कि उसको हम कहते हैं सिम्टम, और एक वो जो नज़र आते हैं उसको हम कहते हैं साइन। तो गिल्लड़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन ही है कि उसमें क्या होता है कि थायराइड का बढ़ जाना, ये उसकी सबसे आम इलामत है या साइन है। सिम्टम्स में फिर ये है कि जो अगर वो हार्मोन नॉर्मल बनाता है, ऐसे मरीजों को हम कहते हैं यूथायराइड, कि उनका थायराइड जो वो काम सही कर रहा है लेकिन साइज़ में बढ़ चुका है। और हमारे जो मेजॉरिटी के लोग होते हैं, मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन में, गिल्लड़ वाली पॉपुलेशन में, उनमें ये वाला गिल्लड़ सबसे लकीली ये वाला गिल्लड़ सबसे आम है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों में ये ख़ुद ब खुद से इसका कोई पोर्शन, कोई हिस्सा थायराइड ग्लैंड का वो ख़ुद ब खुद से ज़्यादा काम करने लगता है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है, वो ओवर एक्टिव होता है। उसको हम फिर कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, कि थायराइड हार्मोन का बढ़ जाना। उन मरीज़ों में ये होता है कि उनको उनकी दिल की धड़कन उनको महसूस होती है, दिल का धड़कना उनको महसूस होता है। उन मरीज़ों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि घर के बाकी अफराद कहते हैं कि हमें सर्दी लग रही होती है लेकिन ये पंखा ऑन कर देते हैं, ठीक है। उन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। बाकी उनके जो ये है कि उनका वो थोड़े एंग्शियस होते हैं, उसके लुक्स, उसके जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं वो हमेशा थोड़ा सा जिस तरह आप मुस्तरब किस्म का आप कह लें वो होता है। ऐसे लोग खाना भी ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि उनको मोशन भी अक्सर होते हैं। औरतों में यह है कि औरतों में अगर हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो या कम बन रहा हो कि इफ़ेक्ट करता है माहवारी को भी, ठीक है जी। ऐसे औरतों के माहवारी जो है वो इर्रेगुलर होती है, टाइम पे नहीं होती, और ब्लीडिंग भी एबनॉर्मल होती है। और इसी के अलावा एक गिल्लड़ की जो तीसरी किस्म में हम जिसको बोलें, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइड, यानी कि उसमें क्या होता है कि जिस्म में थायराइड हार्मोन की मिकदार कम होती है। हाइपो का मतलब हम कम, ठीक है, कम को हम हाइपो कहते हैं मेडिकल के टर्म में। तो उसमें ये होता है कि ग्लैंड जो भी थायराइड हार्मोन बनाता है वो जिस्म की ज़रूरत से कम होती है, बहुत कम होती है, और गिल्लड़ बन जाता है, गदूद मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इवन देन भी जो है जो थायराइड हार्मोन की मिकदार है वो फिर भी पूरी नहीं होती। उन लोगों में इलामतें मुख्तलिफ होती हैं। ये आप अगर आप बोले किस्म की तीसरी किस्म उनकी आपकी, उनमें ये इलामतें होती हैं कि उनमें जहनी और जिस्मानी थकावट ज़्यादा होती है, वो जल्दी थक जाते हैं मेंटल काम से या फिज़िकल काम से। उन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है और गर्मी से वो इतने परेशान नहीं होते, लेकिन सर्दी उनको ज़्यादा वो लगती है। आंखों के गिर जो है वो थोड़े से ये सूज जाते हैं, और जिस्म में वज़न उनका जो है वो बढ़ने लगता है, वज़न उनका बढ़ जाता है।
और उनको अक्सर कब्ज़ की भी शिकायत होती है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है? जी, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म के बढ़ने के लिए और जहनी नशोनुमा के लिए और जिस्म के नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है, बच्चा से लेके 18 साल की उम्र तक, ये हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट है और फिज़िकल डेवलपमेंट है, जहनी और जिस्मानी जो नशोनुमा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बग़ैर बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर सकता जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। और फिर जो ये 12 से 18 साल तक के जो दरमियान में जो उम्र है, ख़ासकर लड़कियों में और लड़कों में भी ऑफ कोर्स, उसमें क्या होता है, हमारा जिस्म एकदम से बढ़ने लगता है, जिस्म पे स्ट्रेस आता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस आता है और उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। और तीसरा जो है ख़ासकर औरतों में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसमें ये होता है कि जिस्म में नई नई तब्दीली आ जाती हैं, नए नए चेंजेस आ जाते हैं और जिस्म पे प्रेगनेंसी की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उस सूरत में भी थायराइड को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आम हालात में ये जो है ना थायराइड हार्मोन ज़रूरी नहीं है, नहीं। हमारे जिस्म के अंदरूनी जितने भी मेटाबॉलिज्म होते, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें एक ख़ास लेवल थायराइड हार्मोन की ज़रूरी होती है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इसकी तशख़ीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे मरीज़ जब भी हमारे पास आते हैं तो इसके लिए हम एक ख़ास कुछ टेस्ट होते हैं जो इस थायराइड ग्लैंड या गदूद के मुतालिक होते हैं। हम उनके वो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्टिविटी चेक करते हैं कि आया इसकी जो मरीज़ की जो थायराइड की जो एक्टिविटी है, पहले तो हम उसका मुआयना करते हैं कि इसमें कौन सी इलामात ज़्यादा है। आया उसका ग्लैंड नॉर्मल काम कर रहा है, ज़्यादा एक्टिवेट है जिसको हम हाइपर कहते हैं, या वो कम काम कर रहा है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं। तो एक तो हमें उसकी इलामतों से, उसके मरीज़ के मुआयने से पता चल जाता है। दूसरा फिर हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हम केमिकली देखते हैं कि क्या उसका जो गदूद है, थायराइड ग्लैंड है, क्या वो सही काम कर रहा है। अगर वो सही काम कर रहा है तो ठीक, अगर वो कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है तो हम उसको दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम एक टेस्ट है वो है सुई वाला टेस्ट। ठीक है, हम इसमें अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि क्या ये जो आयोडीन की कमी वाला वो है या गिलड़ है या कोई ये ख़तरनाक किस्म का गिलड़ है। और फिर उसके साथ हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही उससे एक सुई वाला टेस्ट उसका एक करते हैं। सुई वाला टेस्ट हमें ये बताता है कि आया इस मरीज़ का जो गिलड़ है क्या वो नॉर्मल गिलड़ है या उसमें कोई ख़तरनाक किस्म की कैंसर भी हो सकता है, कैंसर की जो इलामत अपना जो सेल्स है या वो पाया जाता है। तो उसके हिसाब किताब से हम इसका वो इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हर गिलड़ के इलाज के लिए क्या सिर्फ मेडिसिन का प्रोसीजर ही किया जाता है या सर्जरी भी की जाती है? देखिए, जो सिंपल गाइटर है जिसका हमने पहले बात की, मेरे ख्याल में अगर हम तीनों को अलग अलग वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो सिंपल गाइटर होगा कि गदूद बड़ा है, गिलड़ हुआ है, थायराइड ग्लैंड बड़ा है, लेकिन वो काम भी सही कर रहा है, बायोकेमिकली हार्मोन भी बना रहा है और मरीज़ का जो सुई वाला टेस्ट है उसमें भी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को ना दवाइयों की ज़रूरत होती है और जब तक उसके कोई कंप्रेशन सिम्टम्स ना हो, ठीक है, अगर वो उसकी सांस की नाली या खुराक की नाली को पे दबाव डाले या उसको बंद कर के वो हो पार्शियली, जुज़वी तौर पर, तो उसके अगर कोई कंप्रेशन सिम्टम्स ना हो तो ऐसे मरीज़ को ना कोई दवाई की ज़रूरत होती है ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। उनको क्या ज़रूरत होती है? उनको ऐसे खुराक की ज़रूरत होती है कि वो आयोडीन की मिकदार सही लें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आयोडीन मिला नमक जो आजकल इजीली अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें, या अपने खुराक में ऐसी चीज़ें लें जिनमें आयोडीन ज़्यादा पाया जाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध, दही वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे की खासकर जर्दी में
आयोडीन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, तो वो ऐसे खुराक लें तो उनको दवाइयों की या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी किस्म जिनमें ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उनको दिल की धड़कन भी महसूस होती है, उनको पसीना भी ज़्यादा आता है, उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, वो एंग्शियस भी, तो उनके इलाज करने के भी 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो एक हम उनको दवाइयाँ देते हैं जिनसे हम उन दवाइयों की मिकदार अपना जो हार्मोन के लेवल को कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो मरीज़ को वो इलामात ना हो। अच्छा, ठीक है, उसका अपना फ़ायदा और अपना नुकसान है। फ़ायदा उसका ये है कि मरीज़ ऑपरेशन से बच जाता है, और जो डिसएडवांटेज आप उसको कह लें उसका ये है कि इलाज बहुत लंबा है, इलाज बहुत लंबा है। और अगर हाइपरथायराइड लो लेवल की है, कम लेवल की है, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि भाई आप 6 महीने बाद दोबारा हमें दिखाएं। उससे पहले हम उसका TSH लेवल हर 6 हफ्ते बाद करा रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, उसके हिसाब से हम उसका दवाइयाँ देते हैं। या अगर हाइपरथायराइडिज्म थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें इलाज में यह है कि टाइम ज़्यादा लगता है, 10-10 साल भी लग जाते हैं। दूसरी किस्म यह है कि एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं रेडियो आयोडीन। रेडियो आयोडीन यह होता है कि यही आयोडीन को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन से बना देते हैं। ये ख़ास जगहों पे बनती हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन इसको कहते हैं। वो इसको बनाते हैं और फिर मरीज़ को वो रेडियो आयोडीन हम पिला देते हैं। रेडियो आयोडीन का काम ये होता है कि वो जहाँ जहाँ भी जाएगी वो उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगी। उसके अपने फ़ायदे हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। फ़ायदा उसका ये है कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं और मरीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म दवाई से बच जाता है, ऑपरेशन से बच जाता है। और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये सहूलत हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। रेडियो आयोडीन को बनाने के लिए ख़ास जगह होती हैं और ये सिर्फ वहीं पर अवेलेबल है। दूसरा, इसमें फिर मरीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि वो जब रेडियो एक्टिव आयोडीन कोई मरीज़ लेता है तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है, बाकी लोगों से, बच्चों से उसको ये मेडिकेशन की ही एक टाइप है। ये मेडिकेशन की टाइप है। रेडियो आयोडीन दवाई ही है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव आयोडीन एक स्पेशल किस्म की चीज़ है, ये ऑपरेशन नहीं है। लेकिन इससे मरीज़ को फिर हम क्वारंटाइन करते हैं थोड़ी कुछ अरसे के लिए, ताकि वो जब तक उसमें वो रेडिएक्टिव मटेरियल उसके जिस्म में पूरा मेटाबोलाइज जब पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसको हम क्वारंटाइन रखते हैं। तीसरा जो तरीका इलाज है वो फिर ऑपरेशन है। ठीक। और ऑपरेशन में यह है कि हम जितने भी थायराइड नोड्यूल्स हैं, जितने भी थायराइड ग्लैंड हैं, वो सारा का सारा हम निकाल देते हैं। कभी अगर एक साइड पर नोड्यूल्स हों, इसके 2 लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, राइट साइड पे एक होता है और एक लेफ़्ट साइड पे, बिल्कुल सांस की नाली के साथ साथ, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे। कुछ लोगों में एक ही साइड पे ज़्यादा वो होते हैं और दूसरी साइड नॉर्मल होती है, तो उसमें डिफरेंट ऑपरेशन हम करते हैं। कुछ लोगों में एक साइड, दोनों साइड इन्वॉल्व होती हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन हम करते हैं। लेकिन सबसे जो रिकमेंडेड ये है कि अगर एक दफ़ा नोड्यूल्स बने हैं, एक दफ़ा एक मरीज़ को गाइटर हुआ है, तो आप उसके सारा का सारा थायराइड ग्लैंड निकाल दें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए जिसकी वजह से थायराइड का जो थायराइड डिजीज़ है गिलर्ड, इससे बचा जा सके? जी, इसका यह है कि जिन इलाकों के ज़ेर ज़मीन पानी में आयोडीन की कमी पाई जाती है, जिस तरह हमें पता है कि जो नॉर्दर्न पाकिस्तान हिली एरिया, यहाँ पर आयोडीन की कमी पाई जाती है, तो इन लोगों को अपने डेली जो उनकी खुराक है, डाइट है, उनमें ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए कि जिनमें आयोडीन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल इजीली अवेलेबल है आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन वाला नमक, वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो खुराक हैं, जैसे हमने पहले बोला, अंडे की जो जर्दी है, अंडे की सफ़ेदी नहीं, अंडे की जर्दी में आयोडीन होता है, तो अंडा खाना चाहिए और अंडे की जर्दी लाजमन खानी चाहिए। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही वगैरह, ये आयोडीन इनमें काफ़ी मिकदार में होता है, तो ऐसे डाइट्स उनको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको आगाही ज़रूर हासिल हुई होगी। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।